अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हदीस मुबारक, एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने ग़ुलाम को कितनी मरतबा माफ़ करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन में 70 मरतबा। तो इस हदीस मुबारक के बाद जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जिस तरह के हमने पिछले लेक्चर में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, इसी तरह उसी सीरीज़ को लेके आगे चलते हुए आज हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है कि वो कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस मेजरमेंट ऑफ फोर्स। जो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो हमें क्या प्रोवाइड करता था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें प्रोवाइड करता था क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? मेजरमेंट ऑफ फोर्स बताता है कि हमारे पास जो फोर्स है उसको मेजर करके हमें देता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यूटन कॉन्सेप्ट, अब ये थोड़ा सुन लें। ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था उसके मुताबिक ये समझा जाता था कि जो हमारे पास फोर्स है वो क्या है, वो किसी भी जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी को मोशन करवाने के लिए ज़रूरी है। ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये माना जाता था कि फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। लेकिन जो न्यूटन भाई साहब आए, इन्होंने बताया कि फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ को मोशन करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि फ़ोर्स हमारे पास क्या है, वो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी को तब्दील करने के लिए, किसी भी चीज़ की स्पीड या वेलोसिटी को कम ज़्यादा करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। अब ओल्ड कॉन्सेप्ट की हम एग्जांपल देखते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या था? ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये समझा गया, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक टेबल है और इसके ऊपर क्या है, एक मेरे पास बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये बॉल मेरे पास क्या है, रेस्ट पे है। जब ये बॉल रेस्ट पे है, अब मैंने फर्ज करो इसके ऊपर लगाई एफ फोर्स। मेरे पास कोई फोर्स है F1 फर्ज करो, वो मैंने इस बॉल के ऊपर लगाई। जब मैंने बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई की तो बॉल ने क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया, यानी कि बॉल मूव कर गई, ठीक है। उसी तरह मिसाल, दूसरी मिसाल, मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने क्या किया, ये गाड़ी मेरे पास क्या थी, रेस्ट पे थी। मैंने क्या किया, इस गाड़ी को चलाया, ड्राइव किया। इस गाड़ी को मैंने क्या किया, ड्राइव किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। जब मैंने इसको गाड़ी को क्या किया, ड्राइव किया, इसको यानी कि फोर्स दिया सादा अल्फाज के अंदर, तो क्या किया, गाड़ी ने मेरे पास क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया। इंजन ने इसको फोर्स प्रोवाइड की और गाड़ी ने क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया। अब ये दो मिसालों से लोगों ने ये समझा कि जो फोर्स है वो क्या करवाती है, वो रिस्पॉन्सिबल है मोशन करवाने के लिए, कि फोर्स हमारे पास क्या करवा रही है, मोशन करवा रही है। इन दो मिसालों से लगता भी ऐसे ही है, ठीक है, कि फोर्स क्या कर रही है, हमारे पास मोशन करवा रही है। अब ये बात तो एक तरफ। अब जब दूसरी साइड पे हमारे पास न्यूटन आए तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन का ये कहना था कि फर्ज करो अगर हमारे पास फोर्स किसी चीज को मोशन करवा भी रही है तो हमारे पास क्या है, फर्ज करें हमारे पास ये क्या है, सन है। न्यूटन ने हमारे पास कहा मेरे पास क्या है, सन है। अब ये जो सन है इसके पीछे क्या इंजन, क्या फोर्स है, इसके पीछे तो ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है जो इसको क्या करे, फोर्स प्रोवाइड करे। हमारे पास इसको फोर्स देने के लिए तो कोई चीज मौजूद ही नहीं है। तो फिर ये हमारे पास जो है सन जो है वो क्या कर रहा है हमारे पास, सॉरी इसको अर्थ कर लें, मेरे पास अर्थ जो है उसके पीछे क्या है, कोई फोर्स या कोई इंजन वगैरह तो है नहीं जो उसको क्या करे, उसको रोटेट कर रहा हो। लेकिन अर्थ मेरे पास क्या है, रेगुलर रोटेट कर रही है, रेगुलर क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। तो इसके अंदर क्या फिनोमेना है कि हमारे पास जो ज़मीन है वो बगैर किसी फोर्स के हमारे पास क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, हालांकि इसके अंदर इंजन वगैरह भी नहीं है, ठीक है। फिर इधर से न्यूटन ने कहा कि हमारे पास जो फोर्स है ना वो क्या करती है, वो इस बात की रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो मोशन करवाए, वो इस बात की रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो मोशन करवाए। लेकिन इसने हमारे पास क्या किया, इसने यहाँ पे हमें एक ड्रॉबैक बताया। ड्रॉबैक क्या था, इसने कहा कि अगर आप लोगों ने क्या करना है, फोर्स को बेहतर तरीके से स्टडी करना है, फोर्स की आप बेहतर स्टडी चाहते हो, तो आप क्या करो, फ्रिक्शन को इग्नोर कर दो, ठीक है। आप लोग क्या करो, फ्रिक्शन को इग्नोर कर दो। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पास अर्थ वगैरह जो जाहिर बात है खला के अंदर मौजूद है, स्पेस में, तो वहां पे हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको
क्या बोलते हैं कि इसको फ्रिक्शन को अगर हम लोग हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, फोर्स को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। अब इसको आगे लेके चलते हैं कि इसको किस तरह किया कि हमारे पास क्या आगे, हमारे पास उन्होंने किस तरह फ्रिक्शन को इग्नोर किया। अब न्यूटन भाई साहब ने कहा कि मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर एक गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी ने क्या किया, गाड़ी को मैं मूव करवा रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वो जो गाड़ी को मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करवा रहा हूँ, तो वो जाहिर बात है गाड़ी मेरे पास किधर है, जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर है, ठीक है। जब ये जमीन के ऊपर मेरे पास है तो जाहिर बात है जमीन के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, फ्रिक्शन मौजूद है। अब जब फ्रिक्शन मौजूद है तो इसने कहा कि ये जो हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है ना, ये स्पीड हमारे पास क्या है, किसने क्या किया, 20 किलोमीटर पर आवर गाड़ी क्या कर गई, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे पास क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन हमने क्या किया, वो कहता है कि ये जो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना, ये इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जो कि इस गाड़ी के ऊपर लग रही है पीछे की जानिब, इसको क्या किया, इसने कैंसिल किया। जाहिर बात है अगर किसी भी चीज ने मूव करना है उसके ऊपर, ये इसको आप लोग मान लो दो फोर्सेस हैं, ये हमारे पास इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, तो क्या होगा, गाड़ी हरकत वगैरह नहीं करेगी, या क्या करेगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। आप इधर मेरे पास 20 है और इधर मेरे पास क्या है, 10 है, तो गाड़ी इस तरफ क्या करेगी, मूव कर जाएगी, यानी कि इधर फोर्स कम है, इधर सॉरी इस तरफ गाड़ी क्या करेगी, मूव कर जाएगी, क्योंकि इस तरफ फोर्स मेरे पास क्या है, ज्यादा है। इसी तरह इसने ये बताया, इसने कहा कि ये जो फोर्स है 20 किलोमीटर पर आवर, ये क्या कर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड से या उसको फोर्स हम दे रहे हैं, वो क्या कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैंसिल आउट करती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कैंसिल आउट करने की वजह से गाड़ी हमारे पास क्या करती है, मूव कर जाती है। फिर उसने कहा अगर इसी गाड़ी को आप लोग क्या करो, इसी गाड़ी को आप लोग स्पेस के अंदर ले जाओ, तो क्या होगा, अगर आप उसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रहे हो तो वो गाड़ी क्या है, कुछ देर के बाद रुकेगी नहीं, बल्कि क्या करेगी, हमारे पास लगातार स्पेस के अंदर मूव करती रहेगी। लेकिन अगर इधर हम लोग देखें, अगर हमने उसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी तो गाड़ी कुछ देर चलने के बाद अगर हम उसको मजीद वो स्पीड ना दें तो रुक जाएगी। लेकिन इधर ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है हमारे पास फ्रिक्शन। इसकी वजह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो वो चीज क्या करे, हमारे पास लगातार, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो क्या करे, लगातार मोशन ही करती रहे। मुझे उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट था, न्यूटन का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, मतलब हमारे पास वो स्पीड या वेलोसिटी को कम या ज्यादा करती है। यानी फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, यानी फोर्स क्या करती है, बॉडी को एक्सेलरेट करती है कि उसकी वेलोसिटी को या स्पीड को हमारे पास क्या करती है, कम ज्यादा करती है। मुझे उम्मीद है इन दो चीजों की आपको, दो कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब ये कुछ हमारे पास दो पॉइंट है, वो कहता है इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो इसमें क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस मोशन, कि मतलब क्या करती है, फोर्स पर मोशन, यानी कि बॉडी को मूव करवाती है फ्रिक्शन की मौजूदगी में। यानी कि अगर फ्रिक्शन हमारे पास मौजूद है तो फोर्स का क्या काम है, बॉडी को मूव करवाना, सादा अल्फाज में। इन द एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन, तो फोर्स क्या करती है, फोर्स चेंजेस वेलोसिटी, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो फोर्स का उधर क्या काम है, वो हमारे पास वेलोसिटी को चेंज करेगी। लेकिन अगर हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद है तो वो फ्रिक्शन का और फोर्स का क्या काम है, वो बॉडी को क्या करेगी, मोशन में लाएगी, यानी उसको हरकत देगी अगर वो हमारे पास रेस्ट के अंदर मौजूद है। अब इसकी ये जो डेफिनेशन है आप लोग पढ़ते हो, जिसमें आप लोग कहते हो कि हमारे पास जो है वो फोर्स जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है मैस एंड वेलोसिटी का। ये हमारे पास कब एप्लीकेबल है, जब आप लोगों के पास मैस कांस्टेंट है। ये आप लोग ये पढ़ते हो, फोर्स इज इक्वल टू एम में मैस एंड एक्सेलरेशन, जिसमें होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के के आ जाता है एम ए। अब ये जो के है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। आपके पास जो एक्सप्रेशन बनता है एफ ए। अब ये जो एफ है ये आप लोगों के पास क्या है, इसकी ये आ गई वेक्टर फॉर्म। अब ये जो एफ है ये आप लोगों के पास क्या है, ये नेट फोर्स है, ठीक है। अब ये आप लोगों के पास हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। ये आप लोगों के पास एप्लीकेबल कब है, जब मैस आप लोगों के पास क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि मैस आप लोगों के पास फिक्स रह रहा है, उसकी कोई खास वैल्यू हो।
ये केस हमारी, हम अपनी किताबों के अंदर न्यूटन का ये लॉ इसलिए ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास जो 98% केसेस है ना, उसके अंदर हमें मैथ्स जो है वो बुक वाला कांस्टेंट देता है। ठीक है, हमारे पास क्या रह रहा होता है, मास कांस्टेंट रह रहा होता है, मैथ्स के अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आ रही होती। इसीलिए हम क्या करते हैं, न्यूटन का ये वाला लॉ इस्तेमाल करके अपना आंसर इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास मैथ्स क्या हो, कांस्टेंट हो। ये आपने चीज याद रखनी है। अब फर्ज करें मेरे पास जो मैथ्स है अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, मैथ्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, आए उसको भी देखते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का सहारा लेते हैं, जिसमें हमारे पास अप्लाइड फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। इसकी इधर मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, इसको डिराइव करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी u है। मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने कुछ फासला तय किया, इधर आके उसका मास m ही रहा और उसकी हमारे पास वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, उसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई की। तो अब जो हमारे पास आएगा चेंज इन मोमेंटम आया, वो हमारे पास आया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब जो फाइनल मेरे पास था उसकी वैल्यू पुट की एम वी माइनस इनिशियल मेरे पास था एम यू। ठीक है, अब जो मोमेंटम के अंदर चेंज आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है। टाइम के हिसाब से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आ रहा है। तो इसको क्या कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर दिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डेल्टा टी से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। आप इस एक्सप्रेशन से अब आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है या टाइम एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है हमारे पास। तो अप्लाइड फोर्स हमारे पास क्या आ गई, एफ आ गई, और ये हमारे पास हो गया एम वी माइनस एम यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एम को कॉमन ले लिया, v माइनस यू ओवर डेल्टा टी। अब आप लोगों को बखूबी पता होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आप लोगों के पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो आप लोगों के पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो गया, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, पता चल गया कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास कहां से आया, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन से आया। ठीक है, मैंने आपको इसको करके भी दिखा दिया। अब मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें हमारे पास जो मैस के अंदर चेंज आ रहा है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, ये तो तब है अगर मैस के अंदर जो है वो काफी ज्यादा चेंज है। अगर मैस ज्यादा चेंज हो रहा है तो आप ये इक्वेशन लगा के उसको हल कर लोगे। अब इसकी डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं कि डिफरेंशियल का क्या मतलब है कि जो हमारे पास चेंज है वो बहुत छोटा आ रहा है। अब जो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होगी, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है जो फोर्स है हमारे पास वो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अब हमने कहा कि जो हमारे पास मोमेंटम के अंदर चेंज आ रहा है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल चेंज आ रहा है। मोमेंटम के अंदर जो हमारे पास चेंज आ रहा है वो क्या है, हमारे पास बहुत ही स्मॉल चेंज है। अच्छा जी, तो जब स्मॉल चेंज है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशियल से क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। डी लगा दिया, डी पी आ गया ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर ओवर डेल्टा टी। इसके ऊपर हमारे पास क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे का वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको नीचे भी आप लोग क्या करो, डेरिवेटिव ले लो, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, तो जब फिर दूसरा वैसे ही, पहले का क्या आ गया आप लोगों के पास, डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अगर मेरे पास मैस क्या है, मैस मेरे पास कांस्टेंट है, यानी कि मैस मेरे पास क्या है, 0, या कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या हो रही है, हमारे पास फिक्स ही रह रही है। तो मेरे पास क्या हो गया, अगर मैस मेरे पास 0 है तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम ए, यानी कि हमें यहां से भी क्या मिल गया, ये वाला
एक्सप्रेशन मिल गया, मैस जीरो या मैस हमारे पास कांस्टेंट होने की वजह से। ठीक हो गया। तो ये था, ये पिछली इक्वेशन में भी हमने देखा कि ये हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये कब है, जब हमारे पास मैस कांस्टेंट नहीं होगा। ये कब है, जब हमारे पास मैस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हम आप लोगों ने इसको देख लेना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को हमारे पास क्या है, दो फैक्टर क्या करते हैं, उसको तंग करते हैं, या एक्सेलरेशन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब आप लोगों को फार्मूले में भी आपने देखा होगा F इज इक्वल टू एम ए। अब इसमें क्या होता है, F ओवर m इज इक्वल टू ए, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, और एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। ठीक है, यानी कि आप लोगों के पास फर्ज करें दो बॉक्स हैं, मिसाल आप इधर एक मिसाल देख लो, एक बॉक्स ए है और इधर एक बॉक्स आप लोगों के पास बी है। इस पे आप लोगों ने क्या किया, ज्यादा फोर्स लगाई, और इस पे आप लोगों ने बी वाले पे क्या किया, कम फोर्स लगाई। अब क्या होगा, जिस पे आपने ज्यादा फोर्स लगाई उस वो क्या करेगा, ज्यादा एक्सेलरेट कर देगा, और जिस पे आपने क्या किया, कम फोर्स लगाई, वो आप लोगों के पास क्या करेगा, कम एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, दूसरी मिसाल में आप लोगों के पास मिसाल के तौर पे मैस पे किस तरह डिपेंड करता है वो भी देख लें। आप लोगों के पास एक बाईसाइकिल है और दूसरा आप लोगों के पास क्या है, एक ट्रक है। अब ये जो बाईसाइकिल है इसका मैस आप लोगों के पास क्या है, कम है, और ये जो ट्रक है इसका मैस आप लोगों के पास क्या है, ज्यादा है। आपने क्या किया, एक फोर्स F क्या की, इस बाईसाइकिल पे लगाई, और दूसरी फोर्स F क्या की, इस ट्रक पे लगाई। तो जो आप लोगों के पास बाईसाइकिल है वो मैस कम होने की वजह से क्या करेगा, ज्यादा एक्सेलरेट कर जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है इन दो मिसालों से आपको मैस और फोर्स की भी समझ आ गई होगी। अब जो अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही पाई जाती है, कि मतलब कि जिस तरफ हमारे पास फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन मौजूद होगा। अब ये किस तरह है, इसको भी आप लोग क्या करें, एक बार देख लें कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये गाड़ी है, ठीक है, मैंने क्या किया, इस गाड़ी को मूव करवाने के लिए इसकी दाईं जानिब फोर्स लगाई, राइट वर्ड क्या किया, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, तो राइट वर्ड फोर्स लगाने की वजह से गाड़ी ने राइट जानिब मूव करना शुरू किया, तो एक्सेलरेशन भी आपके पास किधर होगा, राइट, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी राइट की तरफ होगी, वो भी गाड़ी को क्या करेगा, राइट की जानिब लेके जा रहा होगा। ठीक है, अब अगर यही गाड़ी है, इसको मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने लेफ्ट की जानिब फोर्स लगाना शुरू की, तो क्या होगा, लेफ्ट की जानिब फोर्स लगाऊंगा तो गाड़ी, या लेफ्ट की जानिब आप फोर्स ना भी लगाओ, ये गाड़ी है, आप इसकी क्या करो, ब्रेक अप्लाई कर दो। ब्रेक अप्लाई करने से ऑटोमेटिक क्या होगा, फोर्स आपकी पीछे की जानिब होगी, जब फोर्स पीछे की जानिब होगी तो एक्सेलरेशन भी आपका पीछे की जानिब, यानी कि वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा। तो इस मिसाल से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसको आपने ध्यान से देखना है, वो कहता है कि हमारे पास क्लियरली स्टेटेड अ बॉडी ऑन विच, अच्छा आप लोगों ने हमेशा ये जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करोगे आपने ये ध्यान में रखना है, या ये आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि जिस बॉडी के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो, जिस बॉडी को आप लोग डिस्कस कर रहे हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, उस बॉडी को आपने पहले स्टेट करना है। पहले स्टेट करने का क्या मतलब है कि नेट फोर्स जितनी उस बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सिर्फ आपने उन्हीं को डिस्कस करना है, उन्हीं के वेक्टर सम को आप लोगों ने क्या करना है, देखना है। उस बॉडी की वजह से दूसरे अवामिल पे जो फोर्सेस लग रही हैं उनको आपने क्या करना है, उसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करना, बल्कि सिर्फ उसी का वेक्टर सम करना है जो उस बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक आप लोगों के पास रग्बी प्लेयर है, ठीक है, अब रग्बी प्लेयर के ऊपर जितने उसको पुश एंड पुल लगेंगे, उस बंदे को जितने पुश एंड पुल लग रहे हैं दूसरे लोगों से, आपकी जो बॉडी है वो रग्बी प्लेयर है।
अब उस बंदे को जितने पुश एंड पुल लग रहे हैं आपने क्या करना है, उनका वेक्टर सम करना है। नेट फोर्स जो है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है उसका वेक्टर सम करना है, उसके ऊपर जो फोर्सेस के पुश एंड पुल है उनका वेक्टर सम करना है। ना कि वो बंदा अगर किसी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है या उस बंदे की वजह से किसी के ऊपर कोई फोर्स लग रही है उसको आपने डिस्कस नहीं करना। क्या बात करने का मकसद है कि मतलब अगर ये रग्बी प्लेयर है, ये किसी और प्लेयर को क्या करता है, अपने अलावा किसी और प्लेयर को क्या करता है, पुश या पुल करता है, तो जाहिर बात है वो भी कुछ फोर्स लगा रहा है, तो उसको आपने नहीं देखना, बल्कि जो दूसरे प्लेयर हैं इसको जो पुश एंड पुल करके इसको इफेक्ट कर रहे हैं आपने सिर्फ क्या करना है, उसी को डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा जी। अब दूसरा पॉइंट है इसमें सेपरेट एक्सिस। अब एक्सिस को सेपरेट करने का क्या मकसद है, इस बात का मतलब ये है कि फर्ज करें अगर आप लोग बॉडी को किसी को स्टडी कर रहे हो, वो आप लोगों के पास एक्स एक्सिस की समत के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, जब बॉडी एक्स एक्सिस की समत में मूव कर रही है तो आपने याद रखना है जो एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन में उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा या जो एक्सेलरेशन का चेंज एक्स एक्सिस या एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन में आप लोगों के पास आएगा, आपने सिर्फ उसको देखना है। अगर उस एक्सेलरेशन का कुछ पार्ट आप लोगों के पास y की डायरेक्शन में या z की डायरेक्शन में आता है तो आपने उसको स्टडी नहीं करना, आपने सिर्फ एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लेना है जिस कंपोनेंट की डायरेक्शन में हमारे पास बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, बल्कि उसका x या y कंपोनेंट आपने नहीं देखना। अगर बॉडी y कंपोनेंट की डायरेक्शन में मूव कर रही है, y एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फिर आपने क्या करना है, उसका y कंपोनेंट की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन के अंदर चेंज आ रहा है तब उसको देखना है, फिर आपने x एक्सिस को नहीं देखना। यानी सादा अल्फाज के अंदर जिस एक्सिस के अंदर बॉडी मूव कर रही है उस एक्सिस के जो कंपोनेंट के अंदर एक्सेलरेशन चेंज आ रहा है आपने उसको स्टडी करना है, ना कि दूसरे कंपोनेंट को आपने छेड़ना है या उनको बीच में ऐड अप करना है। अच्छा जी, उसके बाद अगर रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास फोर्स है ये हमारे पास क्या है, मदर ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास फोर्स ना हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको आप लोग इस तरह भी देख सकते हो कि हमारे पास जो पहला लॉ था वहां पे हमारे पास क्या थी, फोर्स क्या थी, कांस्टेंट थी, या फोर्स हमारे पास क्या हो रही थी, जीरो, तो वहां पे आप लोगों को एक्सेलरेशन क्या मिल रहा था, जीरो। यानी कि बॉडी आप लोगों के पास क्या कर रही थी, अपनी वेलोसिटी को कोई चेंज वगैरह नहीं कर रही थी, मतलब उसके अंदर नो चेंजेस आ रही थी। आपने क्या किया, जैसे ही फोर्स को लाए तो आप लोगों के पास एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक आ गया। या इस तरह भी आप बोल लो, फोर्स जो है वो काज है और एक्सेलरेशन जो है वो इफेक्ट है। यानी कि जितना आप लोगों के पास फोर्स के अंदर चेंजिंग वगैरह आएगी उतना उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे आप लोग काज और इफेक्ट को देख लो कि अगर गर्मी है आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के पास मिसाल के तौर पे गर्मी है, आप लोग क्या करोगे, गर्मी में जाके बैठोगे तब भी आपका रंग क्या होगा, काला होगा। अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास सूरज ही नहीं निकल रहा, कि मतलब वो काज जो आपके रंग को काला कर रही है, अगर वो काज ही नहीं मौजूद तो आपका रंग कैसे काला होगा। इसीलिए जो हमारे इधर एशियाई ममालिक हैं वहाँ पे लोगों का रंग खासा गंदमी किस्म का होता है क्योंकि यहाँ पे सूरज ज़्यादा निकलता है। और दूसरी तरफ आप लोग ब्रिटिश लोगों को देखें कि उनके रंग हमारे पास क्या होते हैं, सफ़ेद आते हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे वो काज ही नहीं है जो रंग काला करे, जो उस पिगमेंट को, मेलानिन पिगमेंट जो है उसको क्या करे, उसको ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करवा के उनका रंग चेंज करे। ठीक है, तो हमारे पास जितनी देर काज नहीं होगी उतनी देर उसका इफेक्ट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स की थोड़ी बात करते हैं। जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होती है, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स जो है वही क्या करेगी, एक्सेलरेट द बॉडी। हमेशा एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगी, बॉडी को एक्सेलरेट करवाएगी। ठीक है, ये एक्सेलरेट क्यों करवाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों हमारे पास क्या हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल फोर्स है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है और जो डायरेक्शन होती है अंदर एक्ट करने वाली फोर्सेस की, वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब वो हमारे पास इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो इंटरनल फोर्स की वजह से हमारे पास क्या होता है, नो एक्सेलरेशन, यानी कि बॉडी का नो मोशन, नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो
ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग थर्ड लॉ को लेकर मिलेंगे आपसे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।